डेट है आज 29 जून 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए। रिसेंटली आपको पता है मणिपुर में वायलेंस हो रही है, हिंसा हो रही है। कुकी कम्युनिटी के लोग और मेती समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं ये इशू हम मणिपुर का जान चुके हैं, अलग से लेक्चर भी बना हुआ है, देख सकते हो आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके। मणिपुर से देखो, यहाँ जब वायलेंस हो रही है मणिपुर से लोग दूसरे एरियाज़ में माइग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेघालय में भी मास माइग्रेशन हुआ है। ये आइडेंटिफाई किया है खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने। तो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होती हैं, इसके बारे में हमें मेनली जानना है। देखो, हमारे संविधान के 6th शेड्यूल में, 6वें शेड्यूल में, अनुसूची बोलते हैं हिंदी में शेड्यूल को, इसमें 10 ट्राइबल एरियाज़ की लिस्ट दी हुई है। 4 हैं ये 6th शेड्यूल में स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम में 3 हैं ट्राइबल एरिया, 3 ट्राइबल एरिया मेघालय में है, 3 ट्राइबल एरिया मिजोरम में है और 1 त्रिपुरा में है। और जो ये ट्राइबल एरियाज़ हैं टोटल 10। इन ट्राइबल एरियाज़ में एक एक डिस्ट्रिक्ट है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। और उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को गवर्न कौन करता है? ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। देखो, जैसे आप जहाँ पे रहते होंगे आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लेकिन वो ऑटोनोमस नहीं होता। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाती है। जो स्टेट में रूल्स रेगुलेशन है वो पूरे स्टेट में लागू होंगे। लेकिन जो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में है, इनमें एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी। उस एरियाज़ के लिए वो रूल्स बनाएंगे ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मेंबर कितने होते हैं? देखो, इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ये जिला परिषद है, जो ऑटोनोमस जिला परिषद या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसमें अप टू 30 मेंबर हो सकते हैं। ये याद रखना वर्ड, अप टू 30, यानी कि 30 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 30 से कम हो सकते हैं। और ये 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। कुछ मेंबर नॉमिनेट होते हैं। 4 मेंबर हैं इनमें से जो नॉमिनेट होते हैं गवर्नर द्वारा। जो स्टेट का, जैसे असम की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो असम के जो राज्यपाल हैं गवर्नर, वो 4 मेंबर नामांकित करेंगे, नॉमिनेट करेंगे 30 मेंबर में से। और बाकी के जो 26 मेंबर हैं उनका इलेक्शन होगा। वो इलेक्टेड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार है, वो वोट डालेंगे। और वोट डालने के बाद 26 मेंबर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्ट होंगे, यानी कि उनका चुनाव होगा। बाकी के 4 नॉमिनेटेड होंगे, गवर्नर नामांकित करेंगे, उनका नाम गवर्नर देंगे, वो मेंबर बन जाएंगे। फंक्शन क्या है इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का? देखो, वही फंक्शन है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, यानी कि ये इस एरियाज़ के लिए, जैसे ये ट्राइबल एरिया है, ये मान लो असम स्टेट है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये इंडिया देख रहे हो आप, यहाँ पे ये असम है। असम में मान लो ये ट्राइबल एरिया एक, यहाँ पे देख लो ये ट्राइबल एरिया। इस ट्राइबल एरिया में ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कहीं पे इसका हेडक्वार्टर होगा। अब ये यहाँ से रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, किसके लिए? इस ट्राइबल एरिया के लिए, पूरा जो ये ट्राइबल एरिया है इसके लिए। तो इस क्षेत्र के लिए रूल्स रेगुलेशन कौन कौन से बना सकता है? इसकी लैंड के लिए, जो भूमि है उसके लिए कानून बना सकता है लॉ। फॉरेस्ट के लिए, लेकिन हाँ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी में डाल रखा है तो उसके लिए नहीं बना सकता, बाकी फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के लिए बना सकता है। ट्रेडिशनल चीफ के अपॉइंटमेंट के लिए, हेडमैन के लिए, मतलब यहाँ पे गांव वगैरह में कोई मुखिया होता है उसके अपॉइंटमेंट के लिए रूल्स बना सकता है, सरपंच वगैरह जैसे होते हैं। यहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज़ में लोग रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी के लिए, शादी के लिए, डिवोर्स तलाक के लिए या विलेज कोर्ट के लिए रूल बना सकता है ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और यहाँ पे स्कूल्स वगैरह, डिस्पेंसरी, मार्केट, फेरीज, फिशरीज, रोड, ये कैसे मैनेज किए जाएंगे, इन सब के लिए भी रूल्स रेगुलेशन बना सकता है। ये देखो, मनी लेंडिंग को कैसे कंट्रोल किया जाएगा उसके लिए भी रूल बना सकता है। और नॉन ट्राइबल एरियाज़ में ट्रेडिंग कैसे करेंगे ये लोग, उसके लिए भी रूल बना सकता है। लेकिन ये रूल बनाने के लिए मनी लेंडिंग और ट्रेडिंग के लिए नॉन ट्राइबल एरियाज़ में, मान लो ये ट्राइबल एरिया में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी हुई है, ये किसी दूसरे एरिया में ट्रेड करना चाहती है, लेकिन वो ट्राइबल एरिया नहीं है, वो नॉर्मल एरिया है, तो इसमें ट्रेडिंग के लिए रूल बना सकता है। लेकिन गवर्नर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, गवर्नर की सहमति लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी या एसेंट लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी गवर्नर की, तभी बना सकता है इन 2 काम के लिए, लैंडिंग, मनी लैंडिंग के लिए
और ट्रेडिंग के लिए। रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है इसको, मतलब ये कमाता कहाँ से है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसका खर्चा भी तो चलता होगा। ये टैक्स लगाता है, जैसे टैक्स ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड या कॉलिंग्स, एम्प्लॉयमेंट, एनिमल्स पे, व्हीकल्स पे, बोट पे, इन सब पे ये टैक्स लगाता है। कोई गुड्स मार्केट में एंटर हो रही है या कोई गुड्स बेच रहा है, गुड्स का मतलब सामान वगैरह बेच रहा है, तो उस पर टैक्स लगाता है। ये पैसेंजर पे लगाता है। स्कूल्स वगैरह या डिस्पेंसरी, रोड को मेंटेनेंस करने के लिए टैक्स लगाता है, जैसे टोल लगाते हैं ना, ऐसे इस तरह से ये टैक्स लगाता है। तो जो इसका रेवेन्यू होता है उससे ये खर्चा चलाता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल स्किल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। ये देखो एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, इसको एलिमिनेट करने के लिए, एलिमिनेट का मतलब बिल्कुल ख़त्म करने के लिए ये मिशन लॉन्च करने जा रहा है इंडिया। मध्य प्रदेश के शाहडोल से प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च कर दिया है। ये अनाउंस किया है कि यूनियन बजट जो 2023 में ये प्रोग्राम अनाउंस किया गया था, और इसमें किया था कि 2047 आते आते सिकल सेल जो डिसीज़ है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे इंडिया से 2047 तक। ये टारगेट याद रखना आपको, 2023 के बजट में अनाउंस किया था ये मिशन, और ये मिशन अभी लॉन्च किया है। देखो घोषणा कर दी थी 2023 के बजट में ही, लेकिन अब ये मिशन लॉन्च किया है, और ये मिशन का टारगेट है 2047 तक ये सिकल सेल जो डिसीज़ है, बीमारी है, इसको ख़त्म कर देंगे। इस मिशन के तहत जो ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे ज़्यादा सिकल सेल डिसीज़ पाई जाती हैं, बीमारी, 0 से लेकर 40 साल तक के बच्चों को वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाएगी, लोगों की, बच्चों की, सबकी, उनमें देखा जाएगा किसमें सिकल सेल एनीमिया है, तो उनको ठीक किया जाएगा। तो क्या होता है सिकल सेल एनीमिया, ये हमें जानना है। ये देखो एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, याद रखना ये जेनेटिक डिसीज़ है। इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसीज़ मतलब आनुवंशिक बीमारी है जो हमें माता पिता से आती है, ऐसी बीमारी को बोलते हैं आनुवंशिक बीमारी या फिर जेनेटिक डिसीज़ या इनहेरिटेड डिसीज़। तो ये ब्लड डिसऑर्डर डिसीज़ यानी कि ब्लड में, खून में डिसऑर्डर हो जाता है। क्या होता है, ये हमारे हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करता है। आप सबको पता है ब्लड में हमारे रेड सेल होती हैं, ये देखो रक्त, ये लाल रक्त वाहिकाएँ बोलते हैं हिंदी में। तो ये रेड ब्लड सेल हैं, जो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है जब ये डिसीज़ हो जाती है। और हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में क्या काम करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवर करता है बॉडी की सारी सेल्स में। हमारी बॉडी में जितनी भी बाकी की सेल्स घूम रही हैं उनमें सब में ऑक्सीजन देता है कौन, हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन को ही प्रभावित कर देता है। और जो ये रेड ब्लड सेल होती है ना, ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेके जाती हैं हमारी बॉडी में, अदर बॉडी पार्ट में। तो इनको ये ना सिकल की तरह बना देता है। ये देख रहे हो, ये स्कल देख रहे हो, इसकी सिकल का मतलब है, आपने देखा होगा जैसे किसान हार्वेस्टिंग करता है, दरांत यूज करता है, दरांत या दराती, वो इस तरह से होती है ना, दरांत या दराती, तो उसकी तरह की इसकी शेप हो जाती है। या फिर जो चांद होता है क्रेसेंट शेप का, चंद्रमा देखो जब थोड़ा आधे से कम होता है 1/4, तो ऐसे क्रेसेंट शेप का होता है ना, तो इस तरह की शेप हो जाती है इसकी। तो उसको स्कल सेल इसलिए नाम दिया इस बीमारी को। ये जो डिसीज़ है ये हीमोग्लोबिन एस टाइप का जो हीमोग्लोबिन है उसको प्रभावित करता है, और जो हमारी रेड ब्लड सेल है उसको डिस्टोर्ट कर देता है, उसकी शेप जो सिकल की तरह या क्रेसेंट शेप हो जाती है। जो स्कल सेल है ये हमारी बॉडी में रिजिड और स्टिकी होती है, मतलब ब्लड की जो वेसल्स होती हैं जिनमें ब्लड बहता है, वो रक्त वाहिकाएँ, उनमें चिपक जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो है जो वो भी रुक जाता है, प्रभावित हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसकी वजह से और भी बीमारी हो सकती हैं। और ये स्कल सेल जो है हीमोग्लोबिन को प्रभावित करने की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई तो रोक देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डिसीज़ है ये किस तरह से आती है, हमें सिकल सेल जीन जो होता है एक डिफेक्टिव जीन होता है जिसकी वजह से आती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें से दो जीन अपने माता पिता से लेके आता है इस तरह के, जो जिनकी वजह से सिकल सेल डिसीज होती है। एक जीन लेके आता है अपनी माता से और दूसरा जीन अपने फादर से। तो ये 2 जीन डिफेक्टिव होते हैं जिनकी वजह से सिकल सेल डिसीज हो जाती है। सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं जब ये डिसीज हो जाती है, देखो इसके बारे में, सिकल सेल डिसीज के बारे में साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में डिटेल में लेक्चर पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप डिटेल में समझ सकते हो। मैं यहाँ पे जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हम इसे बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले। तो सिम्टम, लक्षण क्या होते हैं इसके, देखो टायर्डनेस हो जाती है, फजीनेस मतलब थकान महसूस होती है, थकावट एनीमिया की वजह से।
और हमारे हाथ पैर जो फूल जाते हैं, और जॉन्डिस भी हो सकता है। जॉन्डिस मतलब पीलिया। ये जो लेटर स्टेज में सीवियर पेन हो सकता है बॉडी में, बहुत ज़्यादा दर्द, एनीमिया, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं हमारे, इन्फेक्शन हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? देखो, इसका केवल इकलौता जो क्योर है वो बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है। ये जो ट्रीटमेंट है इसकी वजह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन सिम्टोमेटिक भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है कुछ समय के लिए रिलीफ देने के लिए। सिम्टोमेटिक का मतलब जो लक्षण है इसके, जैसे मान लो थकान हो रही है तो थकान की टैबलेट दे दी, गोली दे दी, इस तरह से भी ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन कंप्लीटली इसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा। तो यही था इसके बारे में। इंडियन ओशियन डाइपोल एंड एल नीनो इफेक्ट्स, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए। देखो, रिसेंटली आपको पता है एल नीनो का फिनोमेना चल रहा है, और जो IMDA हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और कुछ वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये भी प्रिडिक्शन किया है, मतलब भविष्यवाणी की है। देखो, एल नीनो के साथ साथ इंडियन ओशियन डाइपोल भी आ सकता है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, इनका क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव पड़ता है और ये है क्या, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। और देखो, पूरा डिटेल में आपको सही से जानना है तो कम से कम 25-30 मिनट का लेक्चर ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एल नीनो और इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में, वो देख सकते हो आप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर 2-3 साल में पूछ लिया जाता है क्योंकि हर साल न्यूज में रहता है ये। तो क्या है एल नीनो? एल नीनो से पहले जानते हैं, एनसो एक टर्म यूज होती है। एनसो का मतलब है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये देखो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन में 3 टर्म आती हैं, 3 टर्म को मिला के बोलते हैं हम एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। वो 3 टर्म कौन सी है? ये पहली टर्म है इसमें न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है कि जो देखो, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, यहाँ पे आ जाओ, ये साउथ अमेरिका के साइड में आ जाओ, ये वाला, ये है ईस्टर्न पैसिफिक एरिया, क्योंकि पैसिफिक ओशन है ये पूरब वाला हो गया पार्ट ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, क्योंकि ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो ये ईस्टर्न वाला, और ये वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया किसका? पैसिफिक ओशन का। तो ये सेंट्रल वाला पार्ट हो गया, बीच में सेंट्रल वाला। तो ये सेंट्रल वाला पार्ट और ईस्टर्न ओशन, यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, जब एवरेज टेम्परेचर, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल। लेकिन क्या होता है एल नीनो के टाइम पे? दूसरी टर्म आती है एल नीनो। यहाँ पे क्या होगा, जो नॉर्मल टेम्परेचर था, एवरेज टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, तो उस समय पे क्या हो जाएगा, एल नीनो के टाइम पे जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है और सेंट्रल पैसिफिक ओशन, इसे मिटा लेता हूं मैं, एक सेकंड रुको। जो ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है और सेंट्रल पैसिफिक ओशन, एल नीनो के टाइम पे यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम। सी सरफेस टेम्परेचर का मतलब है कि ये ओशन के सरफेस पे जो तापमान है, तो ये टेम्परेचर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन और सेंट्रल पैसिफिक ओशन में थोड़ा वार्मर हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा वार्मर, थोड़ा गर्म हो जाता है। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एल नीनो। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे इंडिया में मानसून के टाइम पे, जैसे अब मानसून सीजन चल रहा है, जून से सितंबर में जो बारिश हो रही है, तो यहाँ पे हमारे इंडिया में बारिश कम होती है। इसकी वजह से याद रखना, बारिश कम होती है एल नीनो की वजह से, जब पैसिफिक ओशन में ये एल नीनो इवेंट होता है। तो ये एल नीनो इवेंट होता है तो हमारे इंडिया में बारिश कम होती है। फिर आता है ला नीनो। ला नीनो में क्या होता है, देखो, एल नीनो में यहाँ टेम्परेचर गर्म हो गया था, ला नीनो में क्या हो जाएगा, यहाँ टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, कूलर हो जाएगा। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर, वो थोड़ा कूलर हो जाएगा ला नीनो के टाइम पे। और यहाँ पे कूलर हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो इंडिया में मानसून आता है, वो मानसून की वजह से यहाँ बारिश ज़्यादा होगी। एल नीनो के टाइम पे कम और ला नीनो के टाइम पे ज़्यादा। तो इन तीनों टर्म को मिला के एनसो बोलते हैं। एनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। और अभी जो हो रहा है, एल नीनो चल रहा है। अब एल नीनो चल रहा है तो आप बताओ, बारिश कम होगी ज़्यादा होगी इंडिया में मानसून की वजह से? कम होगी। पूरा डिटेल में देखो, और भी बहुत सारा इसका पार्ट है एल नीनो ला नीनो का, वो आप देख सकते हो, डिटेल में लेक्चर पड़ा हुआ है ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में। अब जानते हैं इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है।
देखो डाईपोल आ रहा है इसमें, डाई का मतलब टू, दो, पोल का मतलब कोई भी एरिया, दो एरियाज में टेम्परेचर क्या है, डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं हम इंडियन ओशन डाईपोल। क्योंकि इसके नाम में इंडियन ओशन आ रहा है तो ये फिनोमिना कहाँ हो रहा होगा, इंडियन ओशन में। तो आ जाते हैं इंडियन ओशन में। ये आप देख रहे हो इंडिया, ये है इंडियन ओशन, ये अरेबियन सी इंडियन ओशन का ही पार्ट है, ये बे ऑफ बंगाल है। तो ये इंडियन ओशन डाईपोल है, दो तरीके का होता है, एक है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाईपोल और एक है नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, जो ये अरेबियन सी है यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वार्मर हो जाता है, गर्म, और बे ऑफ बंगाल में कूलर हो जाता है, ठंडा। तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाईपोल। और नेगेटिव क्या होता है, उल्टा हो जाता है, अरेबियन सी में ठंडा यानी कि कूलर और बे ऑफ बंगाल में वार्मर हो जाता है, उसको बोलते हैं हम नेगेटिव इंडियन ओशियन डाईपोल। जो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाईपोल है हम उसको सिंपली डाईपोल भी बोलते हैं, मतलब इंडियन ओशियन डाईपोल या फिर पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाईपोल, और नेगेटिव को नेगेटिव इंडियन ओशियन डाईपोल बोलते हैं। तो अभी क्या प्रिडिक्शन की है, अभी ये प्रिडिक्शन की है आईएमडी ने कि जब ये आईओडी आता है तो इसकी वजह से देखो साउथ वेस्ट मानसून है जो, उसकी वजह से जब इंडियन ओशन डाईपोल आएगा पॉजिटिव वाला तो मानसून में बारिश ज़्यादा होगी इंडिया में। तो यही प्रिडिक्शन लगाया कि अभी एल नीनो कंडीशन चल रही है, एल नीनो, और एल नीनो की वजह से मानसून जो आता है उसमें बारिश कम हो जाती है। लेकिन अगर आ गया आईओडी इंडियन ओशन डाईपोल तो इसकी वजह से बारिश बढ़ सकती है, क्योंकि ये एल नीनो के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर देता है, ये एल नीनो का जो प्रभाव पड़ता है उसको रोक देता है। लेकिन देखो कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि इनका कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन बहुत सारी स्टडी ऐसी हुई हैं कि इंडियन ओशियन डाईपोल और एल नीनो का इफेक्ट है, क्योंकि इसके जो प्रभाव पड़ता है एल नीनो का उसके प्रभाव को रोक देता है आईओडी इंडियन ओशियन डाईपोल। तो उसकी वजह से जो बारिश है अच्छी खासी हो जाती है। अगर एल नीनो के टाइम पे भी मानसून आता है उस टाइम में भी हमारे इंडिया में बारिश सही होती है। तो ये पहली बार डिटेक्ट किया गया था इंडियन ओशियन डाईपोल 1997 में। तो यही था इसके बारे में। अभी आईएमडी ने ये 80% तक चांस बताया है कि इंडियन ओशियन डाईपोल यानी कि पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाईपोल अभी अगले मंथ में यानी कि जुलाई के मंथ में आ सकता है, जिसकी वजह से एल नीनो का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एसए के टॉपिक में आप इसे लिख सकते हो एग्जाम्पल को। क्या होते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल और क्या काम करते हैं ये इंडिविजुअल ही होते हैं, आदमी होते हैं भाई साहब, जिनको बोलते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये देखो किसी स्पेशल सोशल क्लास के होते हैं, पर्टिकुलर सोशल क्लास के, मतलब कोई सामाजिक क्लास है उसके होते हैं, और ये अपनी क्लास की इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छे से समझते हैं और इशू जो उनकी क्लास फेस कर रही है, मान लो कोई परेशानी झेल रही है इनकी क्लास, कोई कम्युनिटी, तो उसकी ये कंडीशन को समझते हैं और उनकी कंडीशन को समझ के उन्हें जागरूक कराते हैं सोशल और पॉलिटिकल रोल्स के बारे में, और फिर उनकी कंडीशन को सुधारने की कोशिश करते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो, पहले ही जान लो कि ये कंसेप्ट दिया किसने था ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का, ये एंटोनियो ग्राम्सी ने दिया था। ये एंटोनियो ग्राम्सी इटली के एक फिलोसफर हैं। इटली कहाँ पे आपको पता है, यूरोप में। इटली के एक फिलोसफर और मार्क्सिस्ट फिलोसफर, जो मार्क्सिस्ट फिलोसफी है उसको ये प्रमोट करते थे। जर्नलिस्ट भी हैं, लिंग्विस्ट भी, राइटर यानी कि लेखक और पॉलिटिशियन सब थे ये, एंटोनियो ग्राम्सी। तो इन्होंने ये टर्म दी थी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होते हैं। मान लो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कुछ वर्कर हैं, वर्कर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं हमारी जो वेज है वो बढ़े, वेज का मतलब उनकी जो तनख्वाह है, सैलरी वो बढ़े, जो पर डे मिलती है उन्हें वेज, मजदूरी, जो उनकी कंडीशन है उसको भी प्रमोट किया जाए। उनकी कंडीशन बहुत ख़राब कंडीशन में वो काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, तो ये इनकी डिमांड है। अब इनमें से ही एक आदमी आता है, वो आदमी आता है इनकी कंडीशन को समझता है और अपने वर्कर्स को एजुकेट करता है, उन्हें बताता है कि हाँ उनके अधिकारों के बारे में, और उन्हें प्रोटेस्ट कराता है कि विद्रोह करो, स्ट्राइक करो और अपनी डिमांड को मांगो और अपने लिए बेटरमेंट ट्रीटमेंट के लिए एम्प्लॉयर से डिमांड करो। एम्प्लॉयर मतलब मालिक, जो कंपनी का मालिक है उससे डिमांड करो। अब जो ये पर्सन आया जिसने ये डिमांड समझी इनकी और इनको अवेयर भी कराया इनके अधिकारों के बारे में कि इन्हें ज़्यादा वेज मिल सकती है, इनकी कंडीशन इंप्रूव हो सकती है अगर वो डिमांड करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो ये बताने वाले आदमी को बोलेंगे हम ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। तो यही है इसके बारे में। इससे सिग्निफिकेंस के मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, देखो इससे ये है
कि जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर है उसमें ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब और एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को ये चैलेंज करते हैं एक तरह से। जैसे फैक्ट्री के मालिक को यहाँ पे चुनौती दी थी इसने, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल ने, वर्कर को प्रोटेस्ट करा के उनके राइट के बारे में, अधिकारों के बारे में उन्हें जानकारी दे के। तो एक तरह से इनके जो क्लास होती है उसमें पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं ये अपनी इस कंडीशन से। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है CSR गाइडलाइंस, सागर सामाजिक सहयोग। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 2 और 3 के लिए भी। CSR क्या होता है? ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो एक कंपनीज एक्ट है 2013 का, पहली बार हमारे इंडिया में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे वर्ल्ड में मैंडेटरी बनाया गया। मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी, अनिवार्य, मतलब जरूरी है लागू करना। ये क्या होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR? कोई भी कंपनी है हमारे इंडिया में जिसका जो टर्न ओवर है टोटल 1000 करोड़ से ज़्यादा रहा, 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा, या 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, या नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा रहा नेट वर्थ, या फिर उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा रहा एक साल में, और ये पिछले 3 साल का एवरेज होना चाहिए। पिछले 3 साल का एवरेज देखेंगे, एवरेज आएगा उसका। अगर एवरेज 1000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, या 500 करोड़ से ज़्यादा नेट वर्थ है, या 5 करोड़ से ज़्यादा नेट प्रॉफिट है, तो फिर उसे CSR पे अपना 2% खर्च करना पड़ेगा एवरेज का। समझ गए आप? जैसे मान लो पिछले लास्ट मतलब तीसरे साल की बात कर रहे थे हम, उसका टर्नओवर 1100 करोड़ था, फिर सेकंड लास्ट में था 1200 करोड़, फिर लास्ट ईयर ही था कितना 700 करोड़। तो ये टोटल कितना हो गया 3000 करोड़। टोटल हम जोड़ेंगे 1100, 1200, 700, पिछले 3 साल का ये टोटल हो गया 3000 करोड़। अब इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे? 3000 करोड़ कितने साल का? 3 साल का। तो 3 साल के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 साल का। ये एवरेज निकाल लिया, कितना आ गया 1000 करोड़, यानी कि उसका टर्नओवर 1000 करोड़ है। इसका मतलब उसे इस 1000 करोड़ का 2% सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च करना पड़ेगा। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए खर्च करना पड़ेगा, मतलब क्या करेगा इसमें? वो देखो समाज के लिए खर्च कर सकता है, कोई स्कूल बनवा सकता है, रोड बनवा सकता है, इन्वायरमेंट के लिए खर्च कर सकता है, पेड़ लगवा सकता है, कहीं पे कोई टेक्नोलॉजी ऐसी लगवा सकता है जिससे पोल्यूशन कम हो, मतलब समाज की भलाई के लिए कुछ भी कर सकता है इस रुपए में, वो कुछ भी। तो अभी ये CSR की गाइडलाइंस पोर्ट के लिए जारी की हैं, पोर्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने, इस मंत्रालय ने, और हाउस मिनिस्ट्री ने, दोनों ने मिलकर जारी की हैं, और नाम दिया सागर सामाजिक सहयोग। तो गाइडलाइंस में क्या है, इन्हें क्या क्या खर्च करना पड़ेगा ये जान लेते हैं। वो तो हमने CSR जाना है, टोटल सभी कंपनियों के लिए कितना खर्च करना पड़ता है। और ये जो पोर्ट के लिए जारी किया है, जो पोर्ट होते हैं ना, बंदरगाह बने होते हैं, बंदरगाह तो आप जानते हो, हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं, इंग्लिश में पोर्ट। पोर्ट देखो समुद्र, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया के किनारे पे कहीं पे एक ऐसी फैसिलिटी बनी होगी जहाँ पे पानी के जहाज आके रुक जाएं, सामान उतार दें, या वहाँ पे लोडिंग करनी हो, तो यहाँ से फिर इंडिया में जाता है सामान, या इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करना हो, पोर्ट पे आकर रुकता है फिर जाता है, तो उन्हें बोलते हैं पोर्ट। तो ये गाइडलाइंस जान लेते हैं क्या है CSR की नई गाइडलाइंस। ये देखो पोर्ट को डायरेक्टली एम्पावर करेंगे कि वो CSR पे खर्च कर सकते हैं। अगर मान लो किसी पोर्ट का टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो वो अपना 3 से 5% खर्च करेगा CSR के लिए। अगर 100 करोड़ से 500 करोड़ तक का है, 500 करोड़ से कम, तो 2 से 3% खर्च करेगा। और अगर उसका 500 करोड़ से ज़्यादा है टर्नओवर तो वो 0.5 से लेकर 2% खर्च करेगा CSR इनिशिएटिव पे। कौन कौन से एरियाज़ में कुछ भी कर सकता है, मान लो सैनिक कल्याण बोर्ड में दे सकता है अपना पैसा, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में, नेशनल यूथ डेवलपमेंट फंड के लिए दे सकता है, या सोशल या इन्वायरमेंटल वेलफेयर प्रोग्राम चला सकता है, मतलब स्कूल कॉलेजेस को डेवलप करने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए कुछ स्टेप ले सकता है। जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है और मॉनिटरिंग CSR जो पोर्ट के लिए, इसके लिए कमेटी बना दी है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। ये कमेटी देखेगी कि हाँ ये जो मेजर पोर्ट हैं जो हमारे इंडिया के, उन पे ये CSR खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है इन पोर्ट के द्वारा। पोर्ट की कमाई होती है ना भाई साहब, वो पोर्ट अपनी कमाई से खर्च करेंगे इसमें। हमारे इंडिया में देखो 13 मेजर पोर्ट है और 205 नोटिफाइड माइनर पोर्ट है, माइनर या इंटरमीडिएट पोर्ट। देखो ये छोटे जो पोर्ट हैं बंदरगाह, इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 205 आप याद भी नहीं कर पाओगे, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो 13 मेजर पोर्ट है हमारे इंडिया के, ये आपको याद होने चाहिए।
देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो, केरल में है कोची पोर्ट, तमिलनाडु में है एन्नूर पोर्ट, वेस्ट बंगाल में है 2 पोर्ट हैं, एक हल्दिया पोर्ट, एक कोलकाता पोर्ट। फिर आ जाओ, गुजरात में है कांडला पोर्ट, कर्नाटक में है मैंगलोर पोर्ट, गोवा में है मारमा गोवा, महाराष्ट्र में 2 हैं, मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, उड़ीसा में पैरादीप पोर्ट, तमिलनाडु में तूतीकोरिन, एक ऊपर भी था तमिलनाडु में कौन सा, एन्नूर पोर्ट, और ये दूसरा कौन सा है, तूतीकोरिन पोर्ट। आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम पोर्ट, तमिलनाडु में एक चेन्नई पोर्ट। तमिलनाडु में कितने हैं, 3 पोर्ट, मेजर पोर्ट। सबसे ज़्यादा मेजर पोर्ट कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो आपको पता चल गया होगा, आप इस मैप पे भी देख सकते हो। देखो यहाँ गुजरात में एक कौन सा, कांडला पोर्ट। फिर मुंबई में है 2, एक मुंबई पोर्ट और दूसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। फिर आ जाओ गोवा में कौन सा, मारमा गोवा। फिर कर्नाटक में आ जाओ, कर्नाटक में मैंगलुरु पोर्ट। फिर यहाँ केरल में आ जाओ, कोची पोर्ट। ये हैं वेस्टर्न एरियाज़ में, मतलब वेस्टर्न कोस्ट है जो हमारा, उस पर। फिर आ जाओ इधर ईस्टर्न कोस्ट पे, 3 है तमिलनाडु में, एक है आपका चेन्नई पोर्ट, एक है आपका तूतीकोरिन पोर्ट, और तीसरा कौन सा है आपका, एन्नूर पोर्ट। 3 पोर्ट है चेन्नई में। फिर आ जाओ आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम पोर्ट। फिर उड़ीसा में है, उड़ीसा में कौन सा, पैरादीप पोर्ट। फिर आ जाओ इधर वेस्ट बंगाल में 2 पोर्ट हैं, हल्दिया और कोलकाता पोर्ट। तो ये आपको याद होंगे, सारे पोर्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं कई बार। नेक्स्ट टॉपिक है रोड नेटवर्क्स इन इंडिया। देखो अभी फ़िलहाल एक रिपोर्ट आई है, कल की न्यूज़ में थी। और देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक न्यूज आती है, ऑल इंडिया रेडियो चैनल है, जो रेडियो के चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे आती है। लेकिन जो इवनिंग न्यूज होती है, जो 9 बजे आती है, शाम को 9 बजे, 9 बजे से पहले हिंदी में आती है और फिर आती है इंग्लिश में। अब रेडियो आपके पास नहीं है, आप फ़ोन में रेडियो नहीं चलाना जानते हो, अगर जानते हुए तो नहीं चलाना चाहते, तो सिंपल बताता हूँ आपको। यूट्यूब पे ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल चैनल है, AIR ऑफिशियल चैनल डालोगे तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। अब इस चैनल पे ना रात के 9 बजे की न्यूज़ आती है या सुबह की न्यूज़ आती है, वो 14 से 15 मिनट की होती है, हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी। ये आपके लिए अच्छा है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश भी अच्छा कर सकते हो। पहले उस न्यूज़ को 15 मिनट हिंदी में सुन लो और फिर उसको इंग्लिश में सुन लो। 15-15 मिनट की न्यूज़ होती है, तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और आपकी जो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट वो भी नहीं छूटेगी। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी या पीसीएस में से, वो यहीं से उठाता है यूपीएससी, तो यहीं से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ को ही कवर करता है। मुश्किल से 4-5 न्यूज़ आती हैं 15 मिनट में, डिटेल में समझाता है ये, तो यहाँ देख सकते हो। और इसमें देखो एक 14-15 मिनट का डेली ऑल इंडिया रेडियो पे ही, चैनल पे ही मिल जाएगा आपको। एक टॉपिक आता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसकी डिबेट आती है। डिबेट जैसे अभी इंडिया यूएस का रिलेशन क्या है, इस पे डिबेट आई थी बहुत सारी, उस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो डेली की डिबेट आप इस पे 15 मिनट की इंग्लिश और हिंदी दोनों में सुन सकते हो, इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। तो ये आते हैं रोड नेटवर्क इन इंडिया। देखो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पे रोड नेटवर्क सेकंड नंबर पे है, सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में इंडिया में। यूएस के बाद सबसे ज़्यादा रोड बिछे हुए हैं कहाँ पे, अमेरिका में, उसके बाद रोड है इंडिया में। 2013-14 में जो नेशनल हाईवे की लेंथ थी वो 51,287 किलोमीटर की थी। अब 2022-23 में 1,45,240 किलोमीटर के रोड है नेशनल हाईवे। ये तो सिर्फ नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे और विलेज रोड वो तो अलग हैं। इंडिया में जो टोटल लेंथ है एक्सप्रेसवे की वो 4,219 किलोमीटर की है। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे और विलेज रोड में क्या फ़र्क है? देखो नेशनल हाईवे क्या है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो बनाती है, हमारे मतलब नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय हाईवेज हैं ये। एक्सप्रेसवे क्या है, ये भी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? एक्सप्रेसवे में देखो कोई भी छोटे मोटे विलेज में या टाउन में यहाँ पे रोड को में घुसने की अनुमति नहीं होती, मतलब बैरियर होते हैं, और ना ही कोई ब्रेकर वगैरह कुछ भी नहीं होता, ना नेशनल हाईवे पे ना एक्सप्रेसवे पे। यानी कि एक्सप्रेसवे का मतलब है इसमें स्पीड ज़्यादा होती है, नेशनल हाईवे से भी ज़्यादा स्पीड में व्हीकल चल सकते हैं। और जो इसमें लेनिंग, उतरने चढ़ने की लेनिंग बहुत कम एरियाज़ में दी जाती है, बहुत ही बड़े बड़े शहर में होती है इनमें। नेशनल हाईवेज़ में छोटे शहर में भी होती है, गांव वगैरह में भी होती है, और ये कम स्पीड होते हैं। और दोनों को मैनेज कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट हाईवे उनको स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है,
छोटे होते हैं, मतलब इनका जो इनमें ब्रेकर भी हो सकते हैं, स्टेट हाईवेज में नहीं भी हो सकते हैं, मेनली नहीं होते हैं वैसे स्टेट हाईवे में भी। अब आते हैं विलेज रोड। विलेज रोड में कितने भी ब्रेकर हो सकते हैं भाई साहब, और ये थोड़े छोटे होते हैं, जनरली 2 लेन के ही होते हैं या 1 लेन के ही होते हैं, विलेज एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं। स्टेट हाईवे होते हैं जो स्टेट के जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कनेक्ट करते हैं। नेशनल हाईवे कैपिटल को कनेक्ट करते हैं, स्टेट एरियाज़ की कैपिटल हैं डिफरेंट उनको कनेक्ट करते हैं, या मेजर सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करते हैं पूरे नेशन में, राष्ट्र में। एक्सप्रेस वे डिफरेंट जो मेजर सिटीज़ हैं डिफरेंट स्टेट में उनको कनेक्ट करते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है। टोटल जो नेशनल हाईवे है हमारे इंडिया में लेंथ पिछले 10 सालों में 59% इंक्रीज हुई है। और फास्ट टैग जो जब से इंस्टॉलमेंट हुई है फास्ट टैग की, फास्ट टैग क्या होता है, टोल अपने आप कट जाता है, टोल पे जब जाते हो टोल टैक्स अपने आप कट जाता है, आपकी गाड़ियों पे लगा होता है फास्ट टैग। इसकी वजह से देखो 41,342 करोड़ आए हैं 2022-23 में, इससे जो टोटल रेवेन्यू आया है। यही 2013-14 में 4,770 करोड़ था। 2030 तक ये टारगेट है कि हम टोल से जो रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट के पास वो 1,30,000 करोड़ तक इंक्रीज कर देना है। जब से ये फास्ट टैग आया इसकी वजह से जो वेटिंग टाइम होता है ना, टोल पे रुकना पड़ता है गाड़ियों को, वो भी कम हो गया है। 2014 में 734 सेकंड रुकना पड़ता था ऑन एवरेज एक गाड़ी को टोल टैक्स कटवाने के लिए, 2023 में 47 सेकंड हो गया। इसे आगे 30 सेकंड तक लेके आना है और भी घटाना है। और देखो हमारे इंडिया में 1.94 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर का लैंड पे ये हाईवे का रोड मतलब बिछे हुए हैं। ये डायनेस्टी इंडिया की रोड नेटवर्क है जो हांगकांग के इक्वल है और यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा है। तो यही था इसमें। और ये याद रखना, देखो यूनाइटेड स्टेट्स से ये डायनेस्टी ज़्यादा है, लेकिन रोड जो बिछे हुए टोटल वो ज़्यादा नहीं है, वो नेशनल हाईवे वगैरह यूएस में ज़्यादा हैं। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे आता है हमारा इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। देखो अभी एक स्टडी हुई उसमें बताया गया कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ यूकैरियोट्स में। पहले प्रोकैरियोट्स आए। प्रोकैरियोट्स क्या हैं? प्रोकैरियोट्स देखो ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेल के होते हैं। इनमें एक ही सेल होती है, एक ही सेल होती है और सिंगल सेल होती है, लेकिन इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे सिंगल सेल होगी, मान लो ये कोई एक ही सिंगल सेल है और इनमें अंदर जो न्यूक्लियस रहता है ना सेल में, वो न्यूक्लियस इनमें नहीं होता प्रोकैरियोट्स में। इनके एग्जांपल क्या है? जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या है? न्यूक्लियस नहीं होता, सिंगल सेल का होता है बैक्टीरिया। तो ये है सिंपल ऑर्गेनिज्म जिनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। लेकिन ये ओवर द टाइम क्या हुआ, इनका इवोल्यूशन होता चला गया, ये बढ़ते गए चले गए। जैसे बताते हैं ना कि बंदर से आदमी आया, पहले बंदर से थोड़े हाथ पैर और बढ़े, दाढ़ी मूछें इंसान की तरह होती चली गई, आदमी का मतलब थोड़ा पर आदमी की तरह बंदर दिखता गया और धीरे धीरे आदमी में बदल गया, ऐसे इवोल्यूशन हुआ। इस तरह से देखो जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट्स, उनसे ही यूकैरियोट्स में बदलते चले गए। इनमें पहले माइटोकॉन्ड्रिया आया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनर्जी हाउस, फिर डीएनए आया, न्यूक्लियस आया। इस तरह से प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स सेल आ गए और क्लोरोप्लास्ट प्लांट में आ गया, प्लांट सेल में। और इन बैक्टीरिया से ही और आर्किया और बैक्टीरिया ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिन्हें प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। अब इनसे ही देखो आर्किया और बैक्टीरिया में म्यूचुअल रिलेशनशिप बन गया इन दोनों में। अब म्यूचुअल रिलेशनशिप इन दोनों में बन गया, अब इसकी वजह से और ऑर्गेनिज्म आ गए जो यूकैरियोट्स, जिनमें सेल आ गई, जैसे एनिमल्स, फंगी, प्लांट्स, इनसे ही डेवलपमेंट हुआ इनका प्रोकैरियोट्स से। तो प्रोकैरियोट्स का ही इवोल्यूशन हुआ यूकैरियोट्स में ही, धीरे धीरे इनका स्ट्रक्चर चेंज होता चला गया। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेजर डिफरेंस, अंतर क्या है ये देख लेते हैं। देखो प्रोकैरियोट्स में हमने जाना ऊपर न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट होता है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, नाभिक, सेल के अंदर नाभिक होता है। और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ये जनरली सर्कुलर होते हैं, इस तरह से सर्कुलर। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? लीनियर, इस तरह से लीनियर होते हैं, लीनियर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये यूकैरियोट्स में होते हैं। एनिमल प्लांट वगैरह में ये सब होते हैं। साइज इनका देखो छोटा होता है, प्रोकैरियोट्स का छोटा होता है, लेकिन यूकैरियोट्स का बड़ा होता है।
जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल होता है, मतलब इनमें कोई सेक्स वगैरह नहीं होता मोस्टली, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उनमें सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है प्रोकैरियोट्स के? बैक्टीरिया और आर्किया। और इनके क्या हैं? यूकैरियोट्स के प्लांट, एनिमल, फंगी, प्रोटिस्टा, ये सब इनके एग्जाम्पल है यूकैरियोट्स के। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ये कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अभी ये न्यूज में था, ये पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इसमें कंट्रीब्यूशन है कॉन्गो का। मतलब पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। कहाँ पे ये कंट्री? ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे आ जाओ, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे यहाँ देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है आपको, पिंक कलर का, यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और देखो ये सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है अफ्रीका में? लैंड के मुकाबले सबसे ज़्यादा बड़ा है अल्जीरिया। ये अल्जीरिया जो ग्रीन कलर का देख रहे हो आप, ये अल्जीरिया का जो लैंड है, भूमि, वो सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे यही है पिंक कलर में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट है वो डिक्लाइन हो रहा है, घटता जा रहा है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा, 500,000 हेक्टेयर से ज़्यादा फॉरेस्ट 2022 में घट गया है। और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसकी 60% लैंड पे रेन फॉरेस्ट है, लेकिन ये घटता जा रहा है। घटने का रीज़न क्या है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। देखो इसकी 3.19% की रेट से, ये वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है पूरे वर्ल्ड में। 3.19% की रेट से इनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई साहब फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, लोगों को खाना चाहिए। और खाना कैसे होता है? खेत में उगता है। खेत कहाँ से आएंगे? जब जंगल हो रहे तो जंगलों को काटना पड़ेगा, तो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है जो, इसको देखो कॉन्गो किनशासा भी बोलते हैं, या फॉर्मली जेरे के नाम से भी जानते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है और सेकंड लार्जेस्ट है अफ्रीका में, अल्जीरिया के बाद। लैंड एरिया से देखें तो हम, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और यहाँ पे देखो ये भी याद रख सकते हो आप, जो ये आप देख रहे हो, इसे मिटा लेता हूँ मैं पहले। ये आप जो लाइन देख रहे हो ना यहाँ पे, इसके बीचों बीच जा रही है लगभग, ये जो इसके बीचों बीच लाइन जा रही है, ये लाइन कौन सी है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो याद रखना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से इक्वेटर की लाइन गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। तो यही थे आज के लेक्चर में टॉपिक। अब कुछ वन लाइनर टॉपिक हैं वो देख लेते हैं। जैसे देखो एक चैम्पियन 2.0, ये एक इनिशिएटिव है, मतलब पोर्टल है एक तरह से, चैम्पियन 2.0। इससे पहले पहला फेस लॉन्च किया था इसका, अब दूसरा फेस लॉन्च किया चैम्पियन 2.0। किसने लॉन्च किया है और क्या मकसद है? बस दो बातें याद रखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है जो इस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किसके लिए? एमएसएमई सेक्टर के लिए लॉन्च किया है, ताकि इनका जो दुख है, कोई परेशानी है, उसको निपटारा की जा सके। तो एक तरह से सिंगल विंडो ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है चैंपियंस 2.0। एक देखो डेनिसो वंस, ये टर्म न्यूज में थी, डेनिसो वंस, ये क्या है टर्म? ये आपको जाननी है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं प्रीलिम्स में। देखो रिसेंटली एक केव मिली है, गुफा, कहाँ पे? ये मिली है आपकी लाओस में। लाओस एक कंट्री है, कहाँ पे है ये देखते हैं। ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो ना आप, पूरा वर्ल्ड मैप, इंडिया से ईस्टर्न साइड में आ जाओ, यहाँ पे कंट्री देख रहे हो, ग्रीन कंट्री वियतनाम है, इधर देखो ब्राउन, ये है लाओस कंट्री। ये लैंडलॉक कंट्री है, याद रखना, चारों तरफ भूमि से घिरी हुई है, समुद्र से नहीं लगी हुई लाओस। ये लाओस कंट्री में नदन लाओस एरिया जो, यहाँ पे मिली है एक गुफा। गुफा का नाम क्या है? गुफा का नाम है टेम्पा लिंग केव। केव को हिंदी में बोलते हैं गुफा। तो टेम्पा लिंग केव मिली है, कहाँ पे? लाओस में। ये लाओस में यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों का नाम है एन्नामाइट माउंटेन रेंज। ये पहाड़ी के अंदर मिली है टेम्पा लिंग केव। यहाँ पे कुछ रिमेन्स मिले हैं किसके? डेनिसो वंश के। और डेनिसो वंश क्या है? ये देखो आदमी हुआ करते थे इस तरह से, ह्यूमन के रिलेटिव हैं। ये पहले रहा करते थे, कब? लगभग 86,000 साल पहले से लेके 68,000 साल पहले तक रहा करते थे ये आदमी, ह्यूमंस के रिलेटिव थे। इनकी कुछ हड्डियाँ रिमेन्स मिली हैं इस गुफा में, डेनिसो वंश।
तो इनकी डेटिंग निकाली गई है, मतलब एज निकाली गई है। डेटिंग टेक्निक होती हैं जो, बहुत सारी टेक्निक है, जैसे यूरेनियम डेटिंग है, इस तरह की जो टेक्निक है इनसे निकाली गई है इनकी एज। और ये कहाँ पे मिली है? लाओस में। पहले ऐसा माना जाता था कि जो ये साउथ ईस्ट एशिया में आता है, ये वाला एरिया साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में जो ह्यूमन मानव जो रहते थे, कब से स्टार्ट हुए? 40,000 साल पहले से। तो पहले माना जाता था क्योंकि अवशेष ही 40,000 साल पहले के मिले थे, लेकिन अब ये उससे पहले के मिल गए। यानी कि यहाँ पे आदमी कब से रह रहा है? 86,000 साल से लेकर 68,000 साल पहले से भी यहाँ पे रह रहा है आदमी, और जिन्हें बोला जाता था डेनिसो वंश। तो ये मानव के ही रिलेटिव हैं, तो ये याद रखना है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है एक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक देखो इसकी फुल फॉर्म है उन्नति तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। उन्नति तकनीकी प्रदर्शन केंद्र, ये देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है एक तरह से। और इसने क्या है? इसने एक एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए ये बनाया गया है गाइडलाइंस एक तरह से। किसने बनाई है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है। ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है। 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास किया था 2001 में, उसके द्वारा ये बनाई गई थी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, पावर मंत्रालय के अंदर काम करती है। इसने ये लॉन्च किया उत्प्रेरक, एक तरह से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये काम करेगा कि जो इंडस्ट्री हैं, जो हमारी इंडिया में इंडियन इंडस्ट्री हैं, जो वो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अपनाएं, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आएँ जिनमें वो एनर्जी कम यूज करें, बिजली का कम यूज करें, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का कम इमिशन हो। बस इतनी सी बात जाननी है आपको। नेक्स्ट देखो, एक गूगल केस न्यूज में था। गूगल केस, गूगल वही गूगल जिस पे आप सब कुछ सर्च करते रहते हैं ना, खाली बैठते टाइम सर्च करते हो कि मैं क्या करूं, तो गूगल आपको उसका भी जवाब दे देता है। वो सी गूगल का केस चल रहा है इंडिया में। इससे पहले देखो, अभी के केस से पहले जानते हैं, इससे पहले 2018 में भी केस चला था गूगल पे। जो CCI है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है हमारे इंडिया का, क्या है ये, इसके लिए डिटेल में इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में लेक्चर दे सकते हो आप। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पे केस डाल दिया, इस पे 136 करोड़ का जुर्माना लगा दिया 2008 में। किस वजह से? क्योंकि देखो गूगल पे कुछ भी सर्च करो आप, कुछ ही साइट को ना ये ऊपर दिखाता, बाकी को नहीं दिखाता। यानी कि अपनी कुछ साइट है कुछ, या कोई एडवर्टीजमेंट कर रही है, उनको ऊपर दिखाएगा। जैसे आप सर्च करोगे, मान लो कोई टॉपिक आपने सर्च किया, UPSC डाला, या UPSC नहीं डाला, आपने डाला मान लो कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो आप, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट खरीदना चाहते हो आप, सर्च कर रहे हो आपने सर्च किया कि मुझे मोबाइल चाहिए, भाई साहब मोबाइल आपने सर्च किया, मोबाइल स्मार्टफोन डाला आपने, और आपने रेंज डाल दी 10,000 तक का या 20,000 तक का कुछ भी। तो ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं साइट को दिखाएगा जो गूगल से रिलेटेड है, या गूगल की कंपनी से रिलेटेड है, या अपने मतलब जैसे US की कंपनी है गूगल, या US की कोई कंपनी जैसे अमेजन का, अमेजन पे ये साइट को ऊपर दिखा देगा। इस तरह से एक तरह से डिस्क्रिमिनेट करता है, भेदभाव करता है, कंपटीशन को रोकता है। सारी साइट को ऊपर नहीं दिखाता, हर बार कुछ ही साइट को ऊपर दिखाता है। बाकी आप देखो, जनरली आप सर्च करते हो कुछ भी टर्म, ऊपर की 2-3 साइट को ही आप खोल के देखते हो, बाकी नीचे क्या कुछ नहीं देखते हो। हजारों साइट आ रही होती है नीचे स्क्रॉल करोगे तो इससे क्या है, जो कस्टमर है वो ऊपर की 2-3 साइट तक ही जाता है। इससे एक तरह से कंपटीशन में रुकावट आती है, कंपटीशन नहीं है, फेयर प्ले नहीं है। इसकी वजह से गूगल पे ये 136 करोड़ का जुर्माना लगाया। अब फिर पिछले साल 2022 में केस कर दिया इस पर CCI ने, जुर्माना लगा दिया कितने का? 1337 करोड़ का, 1337 करोड़ का लगा दिया। किस वजह से? इस वजह से लगा दिया, जब भी जैसे मान लो कोई मोबाइल लॉन्च होता है और मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं ऑलरेडी इंस्टॉल, प्री इंस्टॉल आती हैं गूगल की, गूगल ये ब्राउज़र आएगा, क्रोमोजोम गूगल ब्राउज़र है, जो गूगल का क्रोमोजोम ब्राउज़र है ना वो वाला, गूगल क्रोमोजोम नहीं, क्रोम, गूगल क्रोम आता है ऑलरेडी इंस्टॉल। या फिर प्ले स्टोर आएगा गूगल का, ये सब गूगल के हैं, ये प्ले स्टोर है, गूगल मीट है, गूगल लेंस है, ये सब किसके हैं? गूगल के। हैंग आउट है, ये सब प्री इंस्टॉल आएंगे। अब इनको आप अनइंस्टॉल भी करोगे ना, अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते अपने मोबाइल से। तो एक तरह से देखो, जो कोई और एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहता है उसकी टेंडेंसी तो कम हो जाएगी ना। और सारी कंपनियों की जो ऐप हैं उनको कौन प्रेफरेंस देगा फिर, समझ रहे हो? ऑलरेडी आपने ये गूगल इंजन डाल दिया, पहले से ही क्रोम डाल दिया, सब लोग क्रोम यूज करेंगे। जो सर्फिंग जो एप्लीकेशन है उसे क्रोम यूज करेंगे, दूसरा सर्फिंग कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करेंगे।
तो एक तरह से भेदभाव है, गूगल अपनी जो साइट है उनको, एप्लीकेशन है उनको ऑलरेडी इंस्टॉल कर देता है, तो इसकी वजह से ये डाला केस। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये कंपटीशन को रोकता है, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसी पे काम करता है कि मार्केट में कंपटीशन रुके ना, कॉम्पिटिटिव हो मार्केट, इन्वेस्टर हैं उनका भी ख्याल रखता है, कस्टमर है उनका भी ख्याल रखता है, इस वजह से जुर्माना लगा दिया। तो ये केस गया, फिर गूगल चला गया नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में, इसने भी ये सही कहा, फिर चला गया ये नेशनल कंपनी अपीलेट ट्राइब्यूनल में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, उसमें चला गया। अब इसमें भी एक केस हार गया, कुछ केस में गूगल की तरफदारी की थी, लेकिन इसमें भी केस ही हार गया कि जुर्माना देना पड़ेगा। अब इसके अगेंस्ट फिर चला गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि देखो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल है, इसके बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं हम, जब इसने डिसीजन दे दिया इसके अगेंस्ट। तो गूगल अब सुप्रीम कोर्ट में गया, अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया इसका केस गूगल का। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। तो यही केस था गूगल का, और यही लेक्चर थे आज के।